हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग कर ली है, उसके बाद साइकेट्री की मोस्ट ऑफ वीडियोस हम डाल चुके हैं और उसके बाद हमने स्टार्ट की है एनाटमी एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और ये बता दूं, एनाटमी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा एनाटमी पढ़ाना लगता है। तो एनाटमी में हमने शुरू कर रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, कि जो रेस्पिरेशन होती है, इस पहले की क्लासेस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेस्पिरेशन होती है वो दो टाइप की होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एल्वोलाई एंड द ब्लड कैपिलरी। एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे जो लंग्स में एल्वोलाई प्रेजेंट होती है और एल्वोलाई के चारों तरफ कैपिलरी का नेटवर्क होता है, तो वहां पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग से हार्ट में जाता है और हार्ट उसको पंप करके ऑर्गन्स तक पंप करता है थ्रू द आयोटा। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो वहां पे जो टिश्यू है उनके अंदर जो CO2 है वो ब्लड के अंदर आ जाती है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकल के टिश्यूज में चली जाती है। तो वहां पे टिश्यू और जो ब्लड कैपिलरी जो होती है उसके बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में होती है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पे होती है? लंग्स के अंदर। और इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? इन द टिश्यूज। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एयर। जो एयर की कंपोजिशन होती है, मेनली जो एयर की कंपोजिशन होती है एनवायरनमेंट के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है। मेजर यही प्रेजेंट होती है, कुछ अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इंस्पायर्ड एयर के अंदर जो एयर हम बाहर से लेते हैं ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। और जो एक्सपायर्ड एयर है, जो हम अंदर से बाहर निकालते हैं एयर, उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है? 16%। ठीक है, क्योंकि जो बाहर निकालते हैं उसमें CO2 ज्यादा होती है, ऑक्सीजन जो है वो कम होती है। और जो बाहर से हम ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है और CO2 का अमाउंट कम होता है। CO2 इंस्पायर्ड एयर में कितनी होती है? जब हम बाहर से ले रहे हैं उसमें CO2 कम होती है, 0.04% होती है एनवायरमेंट के अंदर, जो एनवायरमेंटल एयर है। और अंदर से जो ड्यूरिंग एक्सपीरेशन हम जो एयर बाहर निकाल रहे हैं उसमें CO2 का लेवल ज्यादा होता है। CO2 कितनी होती है? 4%। नाइट्रोजन जो होती है वो इंस्पायर्ड एयर में भी 78% होती है, और जो एक्सपायर्ड एयर होती है उसमें भी 78% होती है। इसीलिए जो नाइट्रोजन होती है उसका एक्सचेंज मेनली नहीं होता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में सेम होता है, तो कंसंट्रेशन सेम है, तो इसीलिए एक्सचेंज नहीं होता है गैसेस का। और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के अंदर जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, दैट इज अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन हमने पढ़ा है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, वी कैन से गैसेस। तो मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, क्योंकि जो कैपिलरी है दैट एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसके थ्रू जहां पे कंसंट्रेशन गैसेस की ज्यादा है, वहां से जहां पे गैसेस की कंसंट्रेशन जिस साइड में कम है वहां पे मूवमेंट होती है। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है दैट अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। नाइट्रोजन का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा है कि हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है पहले कि क्या होता है, कि लंग्स के अंदर क्या होता है। हमने पूरी एनाटॉमी पढ़ ली है
कि जो होता है नोज, नोज के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकस, ब्रोंकस इनटू ब्रोंक्यूल्स, और एंड पे क्या होता है, एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। तो जो एल्वोलाई प्रेजेंट होती है एंड पे, वहां पे क्या होता है, एल्वोलाई के चारों तरफ नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। जो एल्वोलाई होती है, हमने पढ़ा कि जैसे ये यहाँ पे इस तरह से एल्वोलाई है, तो इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। तो यहाँ पे जो एल्वोलाई है और जो ब्लड कैपिलरी की वॉल है, उसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर की। तो हम जो एल्वोलाई के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, यहां से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो किसमें जाएगी, एल्वोलाई के अंदर जाती है। और जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, दैट इज 13.3 किलो पास्कल, 100 mmHg होता है। और जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो एल्वोलाई के अंदर जो एयर है उसमें कितना होता है, 5.3 किलो पास्कल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 40 mmHg होता है। तो जो एयर एटमॉस्फेयर से एल्वोलाई के अंदर जाती है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, और जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो लो होता है। तो इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और CO2 का प्रेशर जो है वो कम है। तो यहाँ पे जो एयर एल्वोलाई के अंदर प्रेजेंट है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, हमने बाहर से ली है, एटमॉस्फेरिक एयर है। फिर क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी, हमने पढ़ा कि हार्ट के अंदर से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल के हार्ट के लंग्स के अंदर जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, वहां पे जो ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो पार्शियल प्रेशर कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर हमने देखा 44 mmHg है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वोलाई के अंदर ज्यादा है, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वोलाई में ज्यादा है, और यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर कम है, 40 mmHg है। तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे मूव करेगी, ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलाई से किस में चली जाएगी, ब्लड के अंदर। एल्वोलाई से किस में चली गई, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किस में चली गई, कैपिलरी के अंदर। फिर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 44 mmHg है, एल्वोलाई के अंदर कितना है, 40 mmHg है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का कहाँ पे ज्यादा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कम है। तो कहाँ से जाएगा, हाई टू लो मूवमेंट होती है डिफ्यूजन के अंदर। तो जो CO2 है वो या ब्लड कैपिलरी से किस में चली जाएगी, एल्वोलाई के अंदर। क्लियर है। पार्शियल प्रेशर देखना है हमने यहाँ पे, और कुछ नहीं है। जहां पे पार्शियल प्रेशर जिस गैस का ज्यादा है वहां से जो है वो दूसरी साइड जाएगी। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 100 mmHg है, यहाँ पे 40 mmHg है, तो ऑक्सीजन एल्वोलाई से कहाँ जाएगी, कैपिलरी के अंदर। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का 44 mmHg है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का 40 mmHg है। तो CO2 का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, तो CO2 क्या कहाँ चली जाएगी, यहाँ से अंदर की साइड चली जाएगी, एल्वोलाई के अंदर। तो इस तरह से जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरी के अंदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ कैपिलरी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो गया, जो CO2 है वो एल्वोलाई में चली गई, ऑक्सीजन थी एल्वोलाई में वो ब्लड के अंदर आ गई। तो दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी थी तो यहाँ पे कैपिलरी में एक्सचेंज हो गया, तो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड that convert into the oxygenated blood in the pulmonary vein। पल्मोनरी वेन के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे एक्सचेंज हुआ गैसेस का, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। और ये पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जाएगी, हार्ट के अंदर जाती है, इन द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम होता है वहां पे 4 पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेके आती है, 2 फ्रॉम द राइट लंग एंड 2 फ्रॉम द लेफ्ट लंग। तो टोटल 4 पल्मोनरी वेन carry deoxygenated blood from the lungs to the left atrium of the heart।
तो डीऑक्सीजनेटेड जो है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो टिश्यू है, यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टिश्यू के अंदर CO2 है, ठीक है, टिश्यू के अंदर CO2 है प्लस वेस्ट प्रोडक्ट है। तो टिश्यू के अंदर CO2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, CO2 का अमाउंट हमने पढ़ा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है, टिश्यू के अंदर ज्यादा है। तो टिश्यू से CO2 ब्लड में चली जाएगी। ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। तो जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे सिंबल दिखा रखा है, ऑक्सीजन जो है यहाँ से किस में चली जाएगी, टिश्यू में। टिश्यू में CO2 ज्यादा है, तो CO2 किस में आ जाएगी, ब्लड में। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरी लेके जा रही थी, अयोर्टा, अयोर्टा से आर्टरी बनती है, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरी बनती है। तो गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पे टिश्यू और कैपिलरी के बीच में होता है। तो टिश्यू में जो CO2 होती है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाती है, और जहाँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कैपिलरी के अंदर, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो टिश्यू में चली जाती है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट कन्वर्ट इनटू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज हो जाती है ब्लड से टिश्यू के अंदर, और जो CO2 है वो डिफ्यूज हो जाती है टिश्यू से जो है ब्लड कैपिलरी के अंदर। तो CO2 टिश्यू से ब्लड में आ जाती है और ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में चली जाती है। तो यहाँ पे जो इस लेवल पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इसी तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू तक जाता है, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर हार्ट में आता है। हार्ट के अंदर फिर पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स में जाती है। लंग्स में फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आता है, और हार्ट उसको फिर पंप कर देता है ऑर्गन्स तक, टिश्यू तक, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये प्रोसेस है ये चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट और लंग के बीच में जो है वो चलता रहता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन चलता रहता है लंग्स, बॉडी और हार्ट के बीच में, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने पार्शियल प्रेशर ध्यान रखना है कि पार्शियल प्रेशर गैसेस का कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। ठीक है, तो गैसेस हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपने प्रेशर ध्यान रखना है कि प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ से मूवमेंट, ऑक्सीजन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, CO2 की कहाँ से कहाँ होगी। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द इंटरनल रेस्पिरेशन एंड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनाटमी जो है जस्ट हमने स्टार्ट की है, तो हम सिस्टम वाइज जो है वो एनाटमी और मेडिकल सर्जिकल जो है साथ साथ लेके चलेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।